हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज नवांश कुंडली के फलादेश के प्रमुख नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक हम लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली का विचार नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी कुंडली का फलित नहीं कर सकते, क्योंकि लग्न कुंडली वर कुंडलियों में सबसे श्रेष्ठ वर कुंडली है, जो हमारे राशियों को स्थित ग्रहों के डिग्री पे आधारित है। तथा नवांश कुंडली हमारे कोई भी ग्रह किस नवांश में अर्थात किस पद में गया है उस हिसाब से वो फलित करता है। नवांश कुंडली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। कुछ लोगों की मान्यता है कि नवांश कुंडली विवाह के बाद देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नवांश कुंडली जन्म काल से ही प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से हम लग्न कुंडली का विचार करते हैं, उसी तरह से नवांश कुंडली का विचार जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है। आज हम प्रमुख नियमों में एक ऐसे नियम बताएंगे जो आपको 100% रिजल्ट देता है। जैसे ये लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। लग्न कुंडली का कोई ग्रह यदि लग्न में किसी भाव में स्थित है और नवांश कुंडली के किसी भाव में जाता है, तो जब कोई ग्रह नवांश कुंडली के प्रथम भाव में, तो इसके प्रथम भाव को लाभांश कहते हैं, द्वितीय भाव को वित्तांश कहते हैं, तृतीय भाव को धैर्यांश कहते हैं, चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है, उसे सुखांश, पंचम भाव को पुत्रांश, छठे भाव को रोगांश, सप्तम भाव को भार्यांश या दारांश, अष्टम भाव को निधनांश, नवम भाव को भाग्यांश, दसम भाव को कर्मांश, एकादश भाव को लाभांश और द्वादश भाव को व्ययांश कहते हैं। क्योंकि द्वादश भाव से व्यय का विचार किया जाता है, हानि का विचार किया जाता है, लॉस का विचार किया जाता है, इसलिए इसे व्ययांश कहते हैं। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को एक साथ रखकर देखना चाहिए। कभी भी नवांश कुंडली को सिंगल प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। जब भी प्रेडिक्शन करें, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को एक साथ रखकर करें। एक आसान विधि है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वित्तांश, भाग्यांश, उच्चांश। इस कुंडली, यह लग्न हमारा कन्या लग्न की कुंडली है। ये लग्न है, इसको D1 बोलते हैं, और ये D9 है जिसको नवांश बोलते हैं। यहाँ पर कर्क लग्न कन्या लग्न की कुंडली है और ये भी कन्या लग्न की कुंडली है, तो ये वर्गोत्तम हो गया, लग्न वर्गोत्तम है। यहाँ पर देखेंगे शनि जो पंचमेश भी है और षष्ठेश है, पंचमेश और षष्ठेश होकर छठे भाव में अपने ही राशि में बैठा हुआ है। फिर इसे हम नवांश कुंडली में देखेंगे तो दूसरे भाव में है। दूसरा भाव से वित्त की विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है, इसलिए इसे वित्तांश बोलते हैं। तो शनि यहाँ पर धन भाव में है। अब देखेंगे शनि यहाँ पर पंचम भाव का भी स्वामी है, इसलिए शनि की जब महादशा चलेगी तो जातक को, क्योंकि ये वित्तांश में है, तो उसे धन की प्राप्ति होगी, साथ साथ में संतान की प्राप्ति होगी। और छठे भाव से कर्म का विचार किया जाता है, सर्विस का विचार किया जाता है, उसके कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ पे शनि मूल त्रिकोण राशि में है। तो शनि की महादशा में व्यक्ति को
उसके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। इसी तरह से लाभांश को देखते हैं। इस कुंडली के देखिए, ये भी कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न में ही गुरु विराजमान है। अब इसे नवांश कुंडली में देखेंगे। नवांश कुंडली में लाभ स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये हमारा लाभांश हो गया। क्योंकि ये लाभ स्थान पे बैठा है, इसे लाभांश हो गया। अब इसका विचार करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का भी स्वामी है। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक का विवाह से संबंधित या पार्टनर से संबंधित, क्योंकि लाभ स्थान पे बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, तो सप्तम मतलब गुरु की दशा में पार्टनर से लाभ होगा, वैवाहिक जीवन से लाभ होगा। और चतुर्थ भाव का भी स्वामी होने के कारण गुरु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को वाहन, घर, प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ होगा। इसी तरह से अन्य कुंडली पे देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली होकर के मंगल बुध सूर्य से अस्त है। मंगल और बुध सूर्य से अस्त है और नवांश कुंडली में व्ययांश में गया है, व्यय भाव में गया है। यहाँ पे व्ययांश में गया है। अब देखेंगे कि मंगल पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, जातक को संतान से हानि होगा, संतान की हानि होगी और उसके जो बिजनेस व्यापार है, कार्य क्षेत्र में भी हानि व्यय होने की संभावना बनी रहेगी। इसी तरह से रोगांश का विचार करते हैं। यह जो है वृषभ राशि की कुंडली है, लग्न कुंडली है। यहाँ पर बुध सूर्य से अस्त है, द्वादश भाव में बुध विराजमान है, बुध सूर्य से अस्त है। यहाँ पर बुध को देखते हैं तो यहाँ बुध सप्तम भाव में सप्तमांश में स्थित है, लेकिन इसका विचार इसके यहाँ से देखेंगे बुध से ये कितने भाव में है। बुध जहाँ स्थित है वहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर 7वें नंबर तुला राशि में है, तो बुध से 1 2 3 4 5 6 7 ये छठा भाव आया, जिसको हम रोगांश बोलते हैं। ये छठा भाव आया, इसको रोगांश बोलेंगे। तो सप्तम बुध से बुध सप्तम छठे भाव में आया जो रोगांश है, और यहाँ पे बुध अस्त है और बुध पंचम का स्वामी है, संतान और धन का भाव का स्वामी है। तो बुध की दशा अंतरदशा में जातक को व्यय की सामना करना पड़ेगा, साथ में जटिल बीमारियों से भी जातक पीड़ित रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी विचार करेंगे। जैसे निधनांश कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा अष्टम में विराजमान है। फिर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि यहाँ पर कर्क लग्न कर्क राशि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा अष्टमांश जो यहाँ अष्टम भाव का स्वामी बना,
यहाँ पर इसके अष्टम भाव में गया है, लग्न से अष्टम भाव में गया है। इसलिए यहाँ पर जब हम राशि और नवांश कुंडली के लग्नों के आपस में संबंध का तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ लग्न है, लग्नों में आपस में संबंध करेंगे तो यहाँ भी ये जो है रोगांश में, यहाँ भी ये निधनांश में गया है और यहाँ से भी ये निधनांश में गया है। तो जैसे ही चंद्रमा की दशा आएगी या शनि की दशा आएगी, जातक को गंभीर बीमारी अथवा निधन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह से लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को लगा करके आप लोग अपनी अपनी कुंडली को देखिए। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लग्न कुंडली को सदैव नवांश कुंडली से कंपेयर करके ही उसका देखा जाता है। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम।